Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. As you know, we're learning nervous system, which is a topic of class 8 science book. And this is going to be my last lecture of this chapter. And in this chapter, I'll be covering all the important concepts which have been given in this chapter number 2 of science book, the title of which is nervous system. So this is the part 7 of my lecture of this chapter. Okay, let's first describe this diagram. If you can see the finger which is on the flame of a candle. अब आप देखें ये कैंडल के फ्लेम के ऊपर जो फिंगर रखी हुई है ये हार्ट ऑब्जेक्ट है और ये फिंगर जो है इसके अंदर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, देखें रिसेप्टर्स आप पढ़ चुके हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स आपके बॉडी के सेल्स भी हो सकते हैं और आपके टिश्यूज भी हो सकते हैं और आपका जो न्यूरॉन है, नर्व है, उसकी जो एंडिंग है उनके ऊपर भी रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ये जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, ये जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है उसकी जो एंडिंग है जहां से वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है जिस जगह से, ये वहां पे होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि हार्डनेस या कोल्डनेस को महसूस करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो आपको पता है, थर्मामीटर भी आपने सुना हुआ है, थर्मो टेम्परेचर को कहते हैं। वो टेम्परेचर कम भी हो सकता है, कोल्डनेस भी हो सकती है, वो हार्डनेस भी हो सकती है। बट यहाँ पे आपकी बुक में ये गलत दिया हुआ है, ये थर्मो रिसेप्टर्स से रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन नोसिसेप्टर्स से होता है और नोसिसेप्टर्स वो होते हैं जो पेन डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये आपकी पेरिफेरल जो ब्रांच है, आपके सेंसरी नर्व की जो पेरिफेरल ब्रांच है, वो उसके एंड पे थर्मो रिसेप्टर्स भी होते हैं, नोसिसेप्टर्स भी होते हैं और तरह के भी होते हैं, प्रूरिसेप्टर्स भी होते हैं। जो इचिंग होती है, आपको कोई केमिकल लग गया या वैसे आपको इचिंग होगी, खारिश होगी, उसको जो डिटेक्ट करते हैं उनको प्रूरिसेप्टर्स कहते हैं और जो पेन को डिटेक्ट करते हैं उनको नोसिसेप्टर्स कहते हैं और जो हार्डनेस और कोल्डनेस को डिटेक्ट करते हैं उनको थर्मोसेप्टर्स कहते हैं। मगर याद रखना कि ये थर्मोसेप्टर्स जो हैं ये आपकी बुक में तो दिया हुआ है उन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन समझाने के लिए, मगर थर्मोसेप्टर्स जो हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको इनिशिएट नहीं कर सकते, इसलिए कि थर्मो रिसेप्टर्स सिर्फ हार्डनेस या कोल्डनेस का बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हार्ड है, ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है। वो फौरन आपको ये डायरेक्शन नहीं मिलती कि विथड्रॉ योर हैंड, वो इतना नहीं होता। यस, ये जो फ्लेम है इसके ऊपर जो फिंगर रखी हुई है, ये इसको थर्मो रिसेप्टर्स इस वक्त डिटेक्ट नहीं कर रहे, इसको नोसिसेप्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं और नोसिसेप्टर्स वो होते हैं जो पेन डिटेक्ट करते हैं। तो जब रिफ्लेक्स एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द पेन, रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ जस्ट हार्डनेस और कोल्डनेस, ठीक है। तो ये मैंने आपकी बुक में जो था एज सच लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, बट आप समझ लें कि ये थर्मो रिसेप्टर्स पेन को डिटेक्ट नहीं करते, ये नोसिसेप्टर्स करते हैं, नोसिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये आपने जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन जो है वो है, सेंसरी नर्व है, ये ग्रीन कलर की जो है। ये देखें, ये जब फ्लेम के ऊपर उसने फिंगर रखी तो इस आपका ये जो न्यूरॉन था, ये जो इसकी एंडिंग है वो ब्रांच बनी, आगे ब्रांचेस बन जाती हैं। तो उनके एंड पे नोसिसेप्टर्स होते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, प्रूरिसेप्टर्स होते हैं। तो जो नोसिसेप्टर्स हैं
उन्होंने पेन डिटेक्ट करना है, जब उसको पेन होना है तो वो पेन जब वो डिटेक्ट करेंगे तो वो इस नर्व में जाएगा, वो पेन का वो स्टिमुलस, वो पेन जो है वो दैट इज अ स्टिमुलस, और वो नर्व इंपल्स क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रो केमिकल इंपल्स जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ये जा रहे हैं, ये देखो एरो का निशान है, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, और ये चले गए, एंटर हो गया यहां से आपकी स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शन है। ये स्पाइनल कार्ड के अंदर आपका सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व जो है वो एंटर हो गई, और उसकी कौन सी ब्रांच, सेंट्रल ब्रांच आपकी इसके अंदर एंटर हो गई। तो फिर उसके अंदर वो उसने जाके साइनेप्स किसके साथ किया, इंटर न्यूरॉन के साथ। तो इंटर न्यूरॉन जो है उसने इंटीग्रेशन की है वहां पे मैसेज की, जो यहां से मैसेज आया उसने इंटीग्रेशन की है मैसेज की, और फिर उस ये रेड कलर के इंटर न्यूरॉन ने फिर आगे इस मोटर न्यूरॉन को, जो ब्लू कलर का है, इस मोटर न्यूरॉन को वो मैसेज जो इस सेंसरी नर्व से आया था, इस इंटर न्यूरॉन ने उस मैसेज को प्रोसेस करके और वापस भेज दिया मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने आके आपके ये जो आपके बाइसेप्स हैं, मसल्स बाइसेप्स ये वाले, इनको मोटर न्यूरॉन ने आके मैसेज दिया, इनको, इन मसल्स को इफेक्टर्स भी कहते हैं, मसल्स ऑफ आर्म, इनको मैसेज दिया कि कॉन्ट्रैक्ट करो अपने आप को, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपकी फिंगर रिमूव होगी, यू विल विदड्रॉ योर हैंड, आपका हाथ वापस आएगा जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और ये जो आपके इसकी एंडिंग्स हैं मोटर न्यूरॉन की एंड पे, ये इसका एक्सॉन आ रहा है, ये इसकी सेंट्रल बॉडी जो सेल बॉडी है वो इसके अंदर है, स्पाइनल कार्ड के अंदर है सेल बॉडी, मगर इसका एक्सॉन बाहर है, और एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स जो हैं, टर्मिनल एंड्स जो हैं वो वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल एंड से निकलते हैं, वो यहां पे वो जो केमिकल निकलता है उसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है वो इसको मसल्स को मैसेज देता है कंट्रैक्ट होने का, वो एसिटाइलकोलिन मसल्स को कंट्रैक्ट कराता है। तो ये मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो आपका हैंड आप विदड्रॉ कर लेते हैं, ये मसल्स के कंट्रैक्ट होने से ये हाथ विदड्रॉ हो गया यहां से। तो ये इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, क्योंकि ये मैसेज जो है ब्रेन में गया ही नहीं, ये यहीं से वापस आ गया, ये मैसेज जो है ये प्रोसेस हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन इस मैसेज की स्पाइनल कार्ड के अंदर हुई है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये जो रास्ता बना है, ये पाथवे जो है, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो कहां से शुरू हुआ, ये स्टिमुलस चेंज इन द एनवायरमेंट, वो हॉट ऑब्जेक्ट जो है, जो हीट है वो स्टिमुलस है, और उसके बाद स्टिमुलस से अगली चीज क्या है, रिसेप्टर्स हैं। और इन दिस केस यहां पे थर्मो रिसेप्टर्स आपकी बुक में लिखा है, दे आर नोसिसेप्टर्स, और वहां से फिर उनसे आगे आपकी ये सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व के बाद आगे आपका इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन के बाद आपका मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन के बाद आपके मसल्स हैं जिनको आप इफेक्टर्स कहते हैं, जो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो देन उसके बाद रिस्पॉन्स है, इफेक्टर्स के बाद फिर रिस्पॉन्ड करता है आपका हैंड जो है, आप विदड्रॉ करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स। तो यू स्टार्टेड फ्रॉम स्टिमुलस एंड यू एंडेड एट रिस्पॉन्स। तो दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, दिस इज द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी समझता था। इससे आगे अब हम चलते हैं, देयर आर 20 क्वेश्चंस जो कि मैंने थ्रू आउट दिस चैप्टर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिए हैं। तो वन बाय वन विल गो quickly because you have already learned these things. So this is just a kind of revision, you can say. Explain what happens immediately when a person steps on an injury causing object like a sharp stone or thorn. जब कोई बंदा एक्सीडेंटली इत्तेफाकन वो किसी उसका नुकीले पत्थर के ऊपर पांव आ जाए,
या उसका किसी शार्प थोन, कांटे के ऊपर कांटा चुभ जाए उसके पांव में, तो एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स। भाई ये जो मैंने आपको अभी बताया है यही होता है, ठीक है। ये कांटा जब चुभेगा तो कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे? नोसिसेप्टर्स, क्योंकि पेन है ना, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन ए पर्सन गेट्स एन इंजरी ऑन देयर फुट दे फील पेन इमीडिएटली, यस दर्द होगा, एंड पुल देयर हैंड और फुट अवे फ्रॉम द इंजर्ड साइट। तो वो अपना हैंड या अपना फुट, अगर तो फुट आया है किसी शार्प एज के ऊपर, उसको कांटा लगा है तो पांव को विदड्रॉ करेगा, और अगर हाथ को कांटा लगा है तो हाथ को विदड्रॉ करेगा। तो दिस हैपेंस बिकॉज द नर्वस सिस्टम कैरीज सेंसरी मैसेजेस। ये जो ग्रीन रंग की आपने नर्व देखी, ये सेंसरी मैसेज लेके गई है फ्रॉम द इंजरी साइट, उस जगह से, साइट जगह को कहते हैं जहां पे इंजरी हुई है, तो जख्म हुआ है, जख्म वाली जगह से मैसेज लेके जाती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है दो चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, एंड इन दिस केस इट इज स्पाइनल कार्ड, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसमें स्पाइनल कार्ड या मेडल्ला ऑब्लंगाटा जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो फ्रॉम द इंजरी साइड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स an immediate response to prevent further tissue damage। ये एन आएगा, फिर यहां पे अंग्रेजी गलत हो गई, ये एन इमीडिएट है, ठीक है। एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज। आपका जो टिश्यू है, जो मसल है, इसको फर्दर डैमेज से बचाने के लिए आपका नर्वस सिस्टम जो है वो फिर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, और फिर आप अपना विदड्रॉ कर लेते हैं हैंड या फुट, जो जहां भी वो आपका शार्प एज स्टोन या थॉर्न लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रक्चरल डेफिनेशंस ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन वर्सेस एन इंटीग्रेटेड नर्व। एक न्यूरॉन और नर्व के दरमियान क्या फर्क है? तो आंसर क्या है जी, बताएं। न्यूरॉन तो आपको पता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, ठीक है, बेसिक। जिस तरह सेल की जो डेफिनेशन है वही इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि न्यूरॉन इज ए नर्व सेल। मगर नर्व खुद क्या है वो भी आपने पढ़ा है, दैट इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। तो यही फर्क है। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल माइक्रोस्कोपिक सेल, ये माइक्रोस्कोपिक भी होता है और लंबा भी होता है, ये 1 मीटर तक लंबा भी होता है, जो आपकी यहां से बैकबोन से निकलता है और आपके फुट तक जाता है, एक ही सेल होता है, तो वो इतना लंबा भी हो सकता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक सेल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस एज इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। तो ये जो आपका न्यूरॉन है इसका क्या काम है? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के की शक्ल में मैसेजेस को लेके जाना, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है बहुत छोटा नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और नर्व क्या है वो मैंने बताया, अ लार्ज बायोलॉजिकल मैक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो का क्या मतलब है? बड़ा। माइक्रो क्या होता है? छोटा। तो सेल के लिए उसने या न्यूरॉन के लिए माइक्रो का लफ्ज यूज किया, और इसके लिए मैक्रो। मैक्रो मीन बड़ा, माइक्रो मीन छोटा। तो a larger biological macro structure consisting of a cable like bundle of multiple axons. It is a cable like bundle of multiple axons which may be enclosed within a protective myelin sheath. जो आपके एक्सॉन्स हैं वो माइलिन शीथ में आपको पता है कि प्रोटेक्ट हुए हुए होते हैं, इर्द गिर्द लिपटी होती है माइलिन शीथ में। मैं पढ़ा चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेम द 3 डिस्टिंक्ट फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स फाउंड विद इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं वो कौन कौन से हैं? आपको पता है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं और इंटर न्यूरॉन्स हैं। अभी आपने
अभी मैंने जो डायग्राम एक्सप्लेन की थी उसमें आपने देखे। नंबर 4, डिस्क्राइब द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रोल दैट डेंड्राइट्स प्ले विद इन अ सिंगल नर्व सेल। भाई डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स रिसीव मैसेज, आपको पता ही है, और टर्मिनल एंड्स क्या करते हैं? दे कन्वे मैसेज। तो इसलिए ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, बट दिस इज काइंड ऑफ रिवीजन। और ये क्योंकि देयर विल बी 5 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, तो 5वां क्वेश्चन जो है वो ये होगा। पहले 4 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं किस तरह के होंगे, वो आप मेरी वीडियोस देख लें। जिन लोगों ने ये टेस्ट देना है वो मेरी ये इसके ऊपर ये 7th मेरी वीडियो है, इसको देखने से पहले उनको देख लें, सारी वीडियोस को गौर से, और अपने नोट्स बना लें। यही आपका क्वेश्चन पेपर है। समझें कि जो 4 चैप्टर्स जो हैं उनका यही एग्जैक्टली ये पैटर्न होगा पेपर का। डिस्क्राइब द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रोल दैट डेंड्राइट्स प्ले विद इन अ सिंगल नर्व सेल। तो डेंड्राइट्स आर फाइन short projections originating from the cell body of a neuron. Their primary function is to receive incoming electrochemical messages. Messages को receive करना है जो आ रहे होते हैं, incoming आने वाले, आते हुए जो मैसेज हैं उनको रिसीव करते हैं। उन मैसेज को हम नर्व इम्पल्सेस भी कहते हैं। कहाँ से आते हैं वो? फ्रॉम अदर सेल्स, दूसरे सेल से आ सकते हैं। एनवायरमेंटल रिसेप्टर्स, एनवायरमेंट रिसेप्टर्स की मैंने बात की, वो मैसेज वहां से भी आ सकता है। आपको जहां इंजरी हुई है, ठीक है, एनवायरमेंट चेंज हुई है, तो वहां से मैसेज भी आ सकता है, और किसी एक न्यूरॉन से भी आ सकता है, ठीक है, सेल टू सेल भी आ सकता है, और आपकी एनवायरमेंट से, रिसेप्टर से भी आ सकता है। एंड ठीक है, एंड डायरेक्ट देम इनटू द सेल बॉडी। तो जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, वो डेंड्राइट्स जो है वो मैसेज जो है उसको न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ भेज देते हैं। डायरेक्ट का मतलब उधर भेज देते हैं, उधर रवाना कर देते हैं जो मैसेज वो रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स। व्हाट इज द एनाटॉमिकल पाथ एंड फंक्शन ऑफ एन एक्सॉन विद इन अ न्यूरॉन? ये भी आपको पता है कि जो न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन है वो है क्या? वो एक सिंगल लॉन्ग प्रोजेक्शन है जो सेल बॉडी से निकलती है, और जहां से वो सेल बॉडी से निकलती है वो पॉइंट थोड़ा सा, आपको पता है कि जैसे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वो उभरा हुआ होता है पॉइंट जहां से वो ये एक्सॉन निकलता है सेल बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो इसको एक्सॉन हिलॉक भी कहते हैं। इसका नाम टेक्निकली जो है, जिस जगह से ये निकलता है वहां पे एक्सॉन हिलॉक, HILLOC के हिलॉक, ठीक है। तो वहां से ये निकलता है, और फिर ये जब एंड होता है तो टर्मिनल एंड्स बन जाते हैं इसके एक्सॉन के। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि सेल बॉडी से मैसेज को लेके जाना अवे फ्रॉम सेल बॉडी। किस तरफ? या तो नेक्स्ट सेल की तरफ, नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ, या फिर जिस तरह अभी आपने ये देखा जो मैंने आपको शो की डायग्राम, उसमें सेंसरी न्यूरॉन जो था वो, उसका जो एक्सॉन था वो लेके गया मैसेज, उसने अगले सेल को दिया, इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन ने भी अगले सेल को दिया, मोटर न्यूरॉन को। मगर मोटर न्यूरॉन ने मैसेज अगले सेल को नहीं दिया, उसने मसल्स को दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैसेज कहां कहां जा सकता है? या तो वो एक सेल से नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट न्यूरॉन में जा सकता है, या वो आगे किसी मसल को या ग्लैंड को जा सकता है। अगर आपके इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है तो फिर वो उसको भी जा सकता है, ठीक है जी। तो एन एक्सॉन इज अ लॉन्ग सिंगल प्रोजेक्शन एक्सटेंडिंग अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स सेल बॉडी। Its function is to conduct outgoing electrochemical nerve impulses. Nerve impulse जहां भी आएगा उसका मतलब मैसेज होगा, पैगाम, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल शेप में वो पैगाम को बाहर लेके जाएंगे, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से परे लेके जाएंगे, टुवर्ड्स टर्मिनल एंड्स, अपने टर्मिनल एंड्स की तरफ, विच देन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट सेल या मसल और ग्लैंड, ठीक है।
तो वो सेल को भी दे सकते हैं, टर्मिनल एंड्स मैसेज आगे मसल को भी दे सकते हैं और ग्लैंड को भी दे सकते हैं। डिटेल द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स दैट मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आसान है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स? दो ही हैं, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कार्ड है। ठीक है जी। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज द प्राइमरी कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर बॉडी। आपको पता है कि ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड इज स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ टू मेन ऑर्गन्स, द ब्रेन, द स्पाइनल कार्ड। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड कंटेंट्स ऑफ द फोर ब्रेन। जी, फोर ब्रेन जो है, आपको पता है फोर ब्रेन में कितनी चीजें होती हैं? एक सेरिब्रम है, एक थैलेमस है और एक हाइपोथैलेमस है। ये तीन ही पार्ट है। और फिर अगर आपने फर्दर डिवीजन करनी है सेरिब्रम की, तो एक आपको पता है राइट हेमिस्फीयर है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है। अगर उससे भी आगे आपने सब डिवीजन करनी है, तो हर हेमिस्फीयर जो है उसके चार पार्ट्स हैं, उनको लोब्स कहते हैं। एक फ्रंटल लोब है, एक पैराइटल लोब है, एक ऑक्सीपिटल लोब है और एक टेम्पोरल लोब है। तो हर एक के फोर लोब्स हैं, दोनों के फोर लोब्स ईच। ठीक है। तो ये आपका जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन, उसके ये पार्ट्स हैं। ठीक। द फोर ब्रेन इज स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये मैंने बता दिया, एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रिंसिपल पार्ट्स। कौन से? सेरिब्रम, द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट, ये सेरिब्रम है। थैलेमस, स्मॉल रीजन इनसाइड द सेरिब्रम, और हाइपोथैलेमस लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। यही तीन पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एनालिटिकल एबिलिटीज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम। मैंने आपको बताया था लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम, मैंने आपको याद रखने के लिए LLM बताया था कि लॉजिकल कॉम्प्रीहेंशन। लॉजिकल कॉम्प्रीहेंशन में आप लॉजिकल राइटिंग स्किल्स भी आ जाती है कि आप जब लिखते हैं तो आपको लिखने का तरीका आता है, लॉजिक आता है, मंतक आता है कि मैं कहां से शुरू करूं लिखना और किस तरीके से मैं सिक्वेंशली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाऊं, लिखता जाऊं। तो वो एक उसको कहते हैं लॉजिक, मंतक से लॉजिकल कॉम्प्रीहेंशन। एक एल तो ये था लॉजिकल राइटिंग स्किल्स या लॉजिकल कॉम्प्रीहेंशन। एक था लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, आप लैंग्वेज को कितना कॉम्प्रीहेंड करते हैं, जुबान को कितना समझते हैं। और स्पीच भी इसी में मैंने आपको बता दिया था, हालांकि स्पीच को उसने इंडिपेंडेंट बताया है कि ये हेमिस्फीयर जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसका फंक्शन स्पीच है। स्पीच भी जो लैंग्वेज से ही है, बोलने से ही है, इसलिए इसको भी मैंने एल में ही कवर किया था कि जो आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है वो है। और एम में मैथमेटिकल एंड अरिथमेटिक जो स्किल्स हैं आपकी, उनको भी कंट्रोल यही करता है। ठीक है। तो ये LLM मैंने आपको इससे ये पहले मैंने आपको समझाया था, तो इसलिए इसके ऊपर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। यही चीजें ये देख लें, स्पीच है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, लॉजिकल कॉम्प्रीहेंशन है, एंड राइटिंग स्किल्स, एंड मैथमेटिकल एंड अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, यही चीजें मैंने बताई आपको। एक्सप्लेन द फिजिकल लोकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देखें जी, फिजिकल लोकेशंस कहां वाक़या हैं ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आपको पता है थैलेमस जो है वो तो फोर ब्रेन सेरिब्रम जो है सेरिब्रम के इनसाइड होता है, और हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता है, बीनीथ द थैलेमस। ठीक है। ये उनकी लोकेशन, फिजिकल लोकेशन। फंक्शंस आप देख लें, फंक्शंस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए और बड़े लॉजिक से बताए हुए हैं। थैलेमस, अच्छा थैलेमस का आप स्ट्रक्चर शायद आपने पहले नहीं पढ़ा था। ये जैसे दो अंडे नहीं होते, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, अ पेयर ऑफ एग शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है। लोकेटेड इनसाइड द सेरेब्रम, ये तो मैंने बता दिया कि सेरेब्रम में होता है। इट इज ऑफन कॉल्ड गेटवे और रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन। इसको ब्रेन का गेटवे या रिले स्टेशन कहते हैं। क्यों? जितने मैसेज फोर ब्रेन को जाते हैं वो यहां से जाते हैं। रिले स्टेशन क्या होता है? जहां से कोई चीज गुजर के आगे जाए।
तो गेटवे क्या होता है? गेट, रास्ता, जहां से गुजर के चीज। इसीलिए थैलमस को गेटवे या रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन कहते हैं कि इसमें से जितने भी सेंसरी नर्व्स, सेंसरी मैसेजेस आ रहे होते हैं आपके हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं? हाइंड ब्रेन में आपका मेडल्ला ऑब्लंगाटा है, उसके बाद सेरेबलम है, पॉन्स है, ठीक है, और मिड ब्रेन है। वैसे सेरेबलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, वो साइड पे हो जाता है। हाइंड ब्रेन के ये 3 पार्ट हैं, मेडल्ला ऑब्लंगाटा और पॉन्स, और पॉन्स के ऊपर मिड ब्रेन। ये तीनों मिला के इनको हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो यहां से जो सेंसरी मैसेज आते हैं इधर से स्पाइनल कार्ड से, तो स्पाइनल कार्ड से ऊपर मेडल्ला ऑब्लंगाटा और फिर मिड ब्रेन एंड देन फिर थैलमस में जाते हैं। तो ये थैलमस से आगे फिर उस जगह पे जाते हैं जहां पे इन्होंने प्रोसेस होना होता है, जैसे मोटर कॉर्टेक्स, आपका जो सेरिब्रम है उसका वो एरिया जहां पे उन्होंने प्रोसेस, इंटरन्यूरॉन्स ने उनको प्रोसेस करना है, तो वहां पे फिर ये जाते हैं। तो बहरहाल थैलमस जो है ये गेटवे है या रिले स्टेशन है ब्रेन का। क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी आपकी बॉडी से इंफॉर्मेशन आ रही है एक्सेप्ट स्मेल, ये देखें, ये बात आपने याद रखनी है, सिर्फ स्मेल जो है, जो आप अपने नोज के थ्रू, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है उसके थ्रू जो ब्रेन में जाती है, सिर्फ वो एक सेंस जो है, वो एक स्टिमुलस जो है, वो एक मैसेज जो है वो थैलमस के थ्रू नहीं जाता, ठीक है, उसका पाथवे डिफरेंट होता है। इसलिए मैंने एक्सेप्ट स्मेल लिख दिया। स्मेल के अलावा जो टेस्ट है, जो हेयरिंग है, जो बॉडी का बैलेंस है, जो विजन है, आपने देखना है, जो टेम्परेचर है, जो टच है, और उसके अलावा पेन है, प्रेशर है, ठीक है, और फिर प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन मैंने शायद आपको समझाया था। प्रोप्रियोसेप्शन जो है ये होता है कि बॉडी पार्ट्स की पोजीशन के बारे में, कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन के बारे में बॉडी का जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है, उसको जो ये रिसेप्टर्स उस इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करते हैं, उन रिसेप्टर्स को प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है, दे आर प्रोप्रियोसेप्टर्स, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन है, रिसीव फ्रॉम सेरेबलम एंड बेसल गैंग्लिया। देखें, सेरेबलम आपको पता है कि ब्रेन का वो पार्ट है जो आपके सेरिब्रम के बिल्कुल पीछे और नीचे, पोस्टीरियर एंड बीनीथ, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट है और बीनीथ द सेरिब्रम, बैक ऑफ द सेरिब्रम के नीचे होता है, बीनीथ द बैक ऑफ द सेरिब्रम, वहां पे होता है सेरिब्रम। तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये सेरिब्रम से और बेसल गैंग्लिया, वहां पे ब्रेन में एक पार्ट बेसल गैंग्लिया भी होता है, वो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिबेलम से वहां जाती है, और वो बेसल गैंग्लिया जो है उसके अंदर सारी सेल बॉडीज होती हैं और वहां से न्यूरॉन्स आके जाते हैं, ठीक है। बेसल गैंग्लिया में सेल बॉडीज उधर ही रह जाती है। अच्छा जी, पासेस थ्रू इट, थ्रू इट का मतलब थैलमस, पासेस थ्रू इट बिफोर रीचिंग द करेक्ट एरिया ऑफ द सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। जी, जो आपकी सेरिब्रम है उसका जो करेक्ट एरिया है जहां पे डिसीजन होना होता है, वहां पे पहुंचने से पहले ये मैसेज थैलमस के थ्रू जाते हैं और ये आते हैं सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया से। थैलमस लेता है, थैलमस कहां से लेता है? सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया से। और सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया कहां से लेते हैं? जाहिर है मेडल्ला ऑब्लंगाटा से लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये आगे कन्वे करते हैं। कार्टेक्स आपको
मैं बताऊं, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ना आपके सेरेब्रम का, वो कार्टेक्स है। ये जो आपके लोब्स हैं इनके ऊपर कार्टेक्स है। और सेरिब्रल मोटर कार्टेक्स एक ऐसा एरिया है जहां पे ये मैसेज पहुंचते हैं। वहां पे फिर ये मैसेज जो है इनकी इंटरप्रिटेशन की तशरीह होती है, इनके ऊपर फैसला होता है, और फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, फिर वहां से मैसेज वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपकी बॉडी को आता है। फिर आपकी बॉडी की मूवमेंट जो कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है। तो इट रिलेज इंफॉर्मेशन फॉर, जी, कौन कौन से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है ये देखें। टच, टेम्परेचर, टेस्ट। मैंने आपके याद रखने के लिए इस तरीके से इनको लिखा है ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आपके सेंसेस से जाती है ब्रेन में, ठीक है, वो टच, टेम्परेचर, टेस्ट, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन मैंने बता दिया है, आपकी बॉडी पार्ट्स की पोजीशन, ओरिएंटेशन कैसे है, किस तरह पड़ा है बॉडी पार्ट, उसकी जॉइंट्स की मूवमेंट और ये वो। वाइब्रेशन, कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, आवाज मेरी आप कानों तक वाइब्रेशन से आ रही है, ठीक है। विजन, जी, वी से वाइब्रेशन, वी से विजन, विजन आपको पता है आपकी नजर को कहते हैं, एंड हेयरिंग और सुनना। तो ये सारे, दिस इज द सेंसरी इंफॉर्मेशन जो 9 है। टच, टेम्परेचर, टेस्ट, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, विजन और हियरिंग, ठीक है। तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ये किसके थ्रू जाती है? थैलमस के थ्रू। यहाँ पे एक मैंने नहीं लिखी, स्मेल नहीं लिखी ना, नोज वाली स्मेल नहीं लिखी, इसलिए कि ऊपर मैं लिख चुका हूं कि स्मेल नहीं जाती उसके थ्रू। स्मेल थैलमस के थ्रू नहीं जाती, फोर ब्रेन में, सेरिब्रम में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नहीं। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलमस। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलमस के नीचे, हाइपो का मतलब नीचे होता है, ठीक है, और हाइपर का मतलब ऊपर होता है। तो हाइपोथैलेमस थैलमस के नीचे, ठीक है। इट स्ट्रिक्टली रेगुलेट्स इंटरनल बॉडी बैलेंस इंक्लूडिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। हाइपोथैलेमस में आपको समझा चुका हूं। हाइपो से मैंने एच से आपको पता बताया था हंगर, थैलमस के टी एच से थर्स्ट बताया था, और थैलमस के टी से मैंने टेम्परेचर बताया था। मैंने कहा था कि ये हाइपोथैलेमस इन 3 चीजों को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर, हंगर और थर्स्ट को। इसी लफ्ज से निकाल के मैंने आपको समझाई थी, इसलिए इस पे टाइम जाया नहीं करेंगे। व्हाट स्पेसिफिक सेंसरी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द मिड ब्रेन रीजन। जी, जो मिड ब्रेन है वो कौन से सेंसरी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? सेंसरी ऑपरेशंस, ठीक है, बताएं। देखें जी, मिड ब्रेन जो है बेसिकली ब्रेन का पार्ट है, 2 काम करता है। एक तो ये भी रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन के तौर पर काम करता है, यहां से सेंसरी सिग्नल्स आगे जाते हैं। और दूसरा काम ये है कि ये खुद इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। जब सेंसरी सिग्नल्स के अंदर आए तो इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, इसके अंदर इंटरप्रिटेशन होती है, और इनकमिंग सिग्नल्स को ये रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से। ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5, जो मैं बार बार बताता हूँ, आपको पता है, हवा से खमसा 5 सेंस ऑर्गन्स, उनसे ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है जी। जैसे आईज हैं, ईयर्स हैं और नोज है, ठीक है, स्किन है, टेस्ट है, टंग है आपकी, ठीक है, और एंड कंट्रोल्स विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड हेल्प्स कोऑर्डिनेट आई एंड हेड मूवमेंट्स। देखें, जो मिड ब्रेन है इसका याद रखना। मिड ब्रेन कहां पे है आपको पता है ना? ये आपको पता है कि बिल्कुल जो आपका फोर ब्रेन है, सेरिब्रम है, और ये हाइपोथैलेमस है, बिल्कुल उसके नीचे, बिल्कुल उसके नीचे मिड ब्रेन है। तो ये मिड ब्रेन जो है ये आपके ईयर्स से ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ऑडिटरी, AUDIT, ठीक है। तो जो ऑडिटरी नर्व कान से अंदर जा रही होती है, हियरिंग वाली, ठीक है। और उसके बाद
आंख से जो फोटो रिसेप्टर्स, कोन्स एंड रॉड्स जो लाइट को सेंस करते हैं और आगे ब्रेन में फिर ऑप्टिक नर्व जाती है, वो लेके उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है। एंड हेल्प्स कोऑर्डिनेट आई एंड हेड मूवमेंट्स। देखें, आई की मूवमेंट, जैसे मैंने इधर देखा तो सर भी इधर मेरा मुड़ा ना, तो ये आई और हेड की मूवमेंट जो है, ये जो है ना, ये पता कौन कंट्रोल कर रहा है इस वक्त? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है इसको। ठीक है, इससे आपने याद रखना है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन 11 है, डिटेल द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स दैट कलेक्टिवली फॉर्म ह्यूमन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, हाइंड आपको मैंने बताया था, हाइंड पिछला, फोर अगला, पिछला ब्रेन। तीन पार्ट्स हैं जो हाइंड ब्रेन बनाते हैं। एक आपका ये सबसे नीचे जो लोअर मोस्ट और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, मेडल्ला ऑब्लंगाटा। उसके बाद है पॉन्स और उसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन भी हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। तो ये तीन जो है ना वो हाइंड ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, ये देखें, सेरिब्रम है, पॉन्स है, नहीं, दी हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, सेरिबलम, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम, पॉन्स और मेडल्ला ऑब्लंगाटा। ये मेडल्ला ऑब्लंगाटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम। ठीक, ये मैंने आपको शायद बताया था मिड ब्रेन, नहीं, सेरिबलम जो है ये सेरिबलम, पॉन्स और मेडल्ला ऑब्लंगाटा, ये हाइंड ब्रेन बनाते हैं तीनों। अच्छा जी, डिस्क्राइब हाउ द सेरिबलम असिस्ट अ पर्सन इन मेंटेनिंग स्टेबल फिजिकल पोस्चर एंड व्हाइल वॉकिंग। जी, बयान करें कि जब चलते हुए इंसान अपना बैलेंस नहीं खोता, अपना तवाजन कायम रखता है, दो टांगों में चल रहे हैं, गिरते नहीं है आप, तवाजन आपने कायम रखा हुआ है, बैलेंस मेंटेन रखा हुआ है, तो सेरिबलम कैसे आपको वो मेंटेन करती है। मैंने इससे आपको समझाया था कि बी से जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो, और एम से जो है प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड योर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेरिबेलम के फंक्शन से मैंने आपको ये बताया था। तो ये इसका काम ही ये है सेरिबेलम का, कि आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। द सेरिबेलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिबेलम, ये मैं बता चुका हूं, एंड एक्ट्स एज अ मूवमेंट कंट्रोलर। आप जब मूव करते हैं तो उसको ये कंट्रोल करता है, तो ये मूवमेंट कंट्रोलर है जो सेरिबेलम है। इट मेंटेन्स ओवरऑल बॉडी बैलेंस, बॉडी का तवाजन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी बैलेंस को कहते हैं, एक जैसे लफ्ज है, while enabling precise, coordinated and accurate muscular movements। ठीक है जी, एम से क्या था? मस्कुलर मूवमेंट्स। तो ये बिल्कुल प्रिसाइज मस्कुलर मूवमेंट्स, आपके मसल्स जो हैं उसको, उनकी मूवमेंट को प्रिसाइज रखता है, इधर उधर गिरने नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट है जी, summarize the regulatory roles played by the pawns in daily body cycles। जी, पॉन्स तो मैंने आपको बताया था कि स्लीप कैसे समझाया था कि पॉन्स का एस एंड पे आता है और पी स्टार्ट में है। तो अगर इधर से शुरू करें आप, एंड से स्टार्ट की तरफ जाएं, तो आप एस पहले आएगा, पी बाद में आएगा, तो स्लीप इससे याद रखना है आपने। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि स्वालोइंग भी इससे याद रखना है। फिर मैंने आपको कहा था एस के बाद टी आता है, टेस्ट। ठीक है, स्लीप, टेस्ट और स्वालोइंग, ये तीन इसके फंक्शन है। मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बता दिया था। तो द पॉन्स इज एन ओवल, ये मैंने बताया हुआ आपको कि ये ओवल स्ट्रक्चर है, बैस भी अंडे की तरह की, लोकेटेड बीनीथ द मिड ब्रेन, ये भी आपको बताया है। इन द हाइंड ब्रेन, होता ही हाइंड ब्रेन में है। इट एक्टिवली assists in controlling essential physiological functions including, ये देख लें आप, sleep cycles, कि आपने कब सोना है, कब उठना है, वो sleep cycle है। swallowing reflexes,
ये जो आप सवालों करते हैं, निकलते हैं कोई चीज, ठीक है जी, वो रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। बॉडी इक्विलिब्रियम, आपकी बॉडी का तवाज़न, एंड सेंस ऑफ टेस्ट। अच्छा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम जो है ये सेरिबेलम भी करता है और पॉन्स भी करता है, ये कोऑर्डिनेटेड होती है इन दोनों की, ठीक है। और टेस्ट मैंने आपको समझाया था। Why is the medulla oblongata considered the most critical life support region of the hindbrain? जी, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, इसको हाइंड ब्रेन जो है उसका सबसे अहम पार्ट, इलाका, सबसे अहम लाइफ सपोर्ट, जिंदगी को सपोर्ट देने वाला क्यों कहा जाता है? आपको पता है, दो तरह के फंक्शन वहां पे होते हैं। एक इनवॉलेंट्री मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन कौन से? हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। ये बगैर सोचे समझे जो हो रहे हैं, इनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए ये लाइफ सपोर्ट रीजन है मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर उसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शंस, जैसे यही जो स्वालोइंग है, ये भी, इसको भी कंट्रोल करता है। वोमिटिंग को, वोमिटिंग भी रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। और ये इसका डिसीजन भी मेडुला ऑब्लोंगाटा में ही हो जाता है, ऊपर सेरेब्रम में जाने की जरूरत नहीं होती, उधर ही फैसला हो जाता है, उधर से ही वापस मसल्स को बता दिया जाता है जो आपके यहाँ पे हेड में है, ठीक है। और इसी तरह स्नीजिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, स्वालोइंग, ये चार रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक। तो ये लाइफ सपोर्ट इसलिए है कि यहाँ पे ये किसको कंट्रोल करता है? हार्ट बीट को, दिल की धड़कन को। और किसको कंट्रोल करता है? ये ब्रीदिंग को, आपके सांस को। और डाइजेशन, आप सोए होते हैं तो खुराक हजम हो रही होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट एंड डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। डिफाइन द स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज एंड फिजिकल पाथ टेकन बाय द स्पाइनल कॉर्ड। जी, स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज एंड फिजिकल पाथ टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड। देखें जी, फिजिकल पाथ जो रास्ता है, जिस रास्ते से ये आती है स्पाइनल कॉर्ड, और इसकी स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज को डिफाइन करना है आपने। देखिए, फिजिकल पाथ तो इसका ये है कि ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा की एक्सटेंशन है, वहीं से निकलती है, वहीं उसकी कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो और आती है बैक तक, आपके नीचे तक। और किसके अंदर आती है? वो आपकी जो स्पाइन है, जिसको आप वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं और सेरेब्रल कॉलम भी कहते हैं, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आती है। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आती है? उसको आप क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो होती है, तो और इसकी बिल्कुल इस तरह आ रही होती है जिस तरह सिलेंडर की शक्ल है, सिलेंड्रिकल शेप में आ रही होती है मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकल के। तो ये आप देख लें, स्पाइनल कॉर्ड इज ए सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्वस टिश्यूज। ये तो जाहिर है नर्वस टिश्यूज हैं, सारे इंटरन्यूरॉन है। दैट एक्ट्स एज अ फिजिकल एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा। यस, मेडुला ऑब्लोंगाटा की ही फिजिकल एक्सटेंशन है, ठीक है, वही पीछे को आ रहा है। इट रन्स बैकवर्ड्स, मैंने बता दिया, पीछे चलती है ये। इनसाइड द प्रोटेक्टिव बोनी कैविटी, एक हिफाजती हड्डियों की खाली जगह बनी हुई है, कैविटी ऑफ द बैकबोन। आपको पता है, आप बैकबोन भी कहते हैं उसको, स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं। ये चार नाम आपने याद रखते हैं। स्पाइन भी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन भी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइनल कॉलम भी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम भी रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड चल रही होती है, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती है, इसलिए उसने लिखा है प्रोटेक्टिव बोन कैविटी। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम।
ऑफ द बैकबोन, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वर्टिब्रल ऑब्लिक स्पाइनल कॉलम, डाउन टू इट्स लोअर एंड, नीचे तक, लोअर एंड तक ये जाती है। आगे जी, कंपेयर द स्ट्रक्चरल ओरिजिन्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स वर्सेस स्पाइनल नर्व्स विद इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जी, क्रेनियल नर्व्स जो है वो तो आपको पता है ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। क्रेनियल नर्व्स कितनी है? वो 12 पेयर्स हैं, और स्पाइनल नर्व्स कितनी है? वो 31 पेयर्स हैं। तो क्रेनियल नर्व्स अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स इन ह्यूमंस, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स अराइज डायरेक्टली along the sides of the spinal cord, उसकी स्पाइनल कॉर्ड की साइड से निकल रही है, ठीक है, इस तरह, और एंड कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर्स इन ह्यूमंस। बाकी जानवरों, किसी की रीढ़ की हड्डी लंबी होगी, किसी की छोटी होगी, वहां पे डिफरेंट पेयर्स होंगे, मगर इंसानों में 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के हैं और 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के। डिफाइन द साइंटिफिक टर्म स्टिमुलस एंड लिस्ट 3 distinct environmental examples provided in the textbook। देखें जी, स्टिमुलस को आपने डिफाइन करना है। स्टिमुलस क्या है? हम बहुत पढ़ चुके हैं भाई, चेंज इन द एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में जो चेंज हुई है, क्या एनवायरनमेंट चेंज हुई? टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, आपको किसी ने टच कर दिए, आपको कोई कोई लाइक कोई कट लग गया है, पेन है, प्रेशर है, प्रोप्रियोसेप्शन है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, वाइब्रेशन है, विजन है, ये सारे स्टिमुलस हैं जो आपको बाहर से आप महसूस करते हैं। ठंड लगती है सर्दियों में, ठीक है, वो भी स्टिमुलस है। गर्मी लगती है गर्मियों में, वो भी स्टिमुलस है। तो चेंज इन द एनवायरनमेंट जो है वो स्टिमुलस है, और वो एक इंफॉर्मेशन है जो आपके सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन बॉडी से लेके आती हैं और ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, वहां पे प्रोसेस होकर उसके ऊपर बॉडी की मूवमेंट्स जो है उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो वो कहता है स्टिमुलस, प्लूरल इसका स्टिमुलाई है, हम पढ़ चुके हैं, इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड आर इंटरनल एनवायरनमेंट। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है भाई? बाहर से जो आपके जिस्म को चीजें महसूस हो रही हैं। टचिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को आपने टच किया है तो ये जो हीट है वो बाहर से आपके जिस्म को लग रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ब्राइट लाइट, आपकी आंख जो है वो सूरज की तरफ हो गई है, बहुत तेज रोशनी आ रही है, फौरन आंखें बंद करते हैं, तो वो भी स्टिमुलस है। या बहुत तेज बल्ब है, उसकी तरफ आप आंखें कर लेते हैं, वो ब्राइट लाइट है, वो भी स्टिमुलस है। लाउड साउंड, बहुत तेज धमाके की आवाज आई है, दैट इज आल्सो ए स्टिमुलस। कोल्ड वेदर, ठंड लग रही है, आपने सिर्फ बुनियान पहनी हुई है, ठीक है, आपने एसी लगाया हुआ है, या आप सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा चल रही, बाहर खड़े। स्मेल ऑफ फूड, आपको स्मेल आ रही है फूड की, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। आर इंटरनल एनवायरनमेंट, तो स्टिमुलस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? ब्लड है। आपके ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई इंफेक्शन ब्लड में हो जाए, तो वो इंफॉर्मेशन भी तो ब्रेन को जानी है कि नहीं? वो भी स्टिमुलस है। टिश्यू फ्लूइड, आपके सेल्स के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी उसको कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो इंफॉर्मेशन भी जानी है। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से है, वो इंफॉर्मेशन भी जानी है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपकी शुगर बढ़ गई है या शुगर कम हो गई है, फौरन ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है, और आप फौरन, अगर शुगर कम होती है तो आप मीठी चीज खाते हैं, अगर बड़ी होती है तो आप या वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या आप मेडिसिन लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो इंटरनल स्टिमुलस है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, यस, एबीजी जिसको कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर चेक करते हैं, आपकी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए, आपके लंग्स काम नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल रहे, तो कार्बन आपके
बॉडी में बढ़ जाए तो क्या होता है, आप बेहोश हो जाते हैं, आपका ब्रेन काम करना शुरू बंद कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो ये क्यों ऑक्सीमीटर यहाँ पे लगा के देखते हैं डॉक्टर कि ऑक्सीजन का लेवल इसमें कम तो नहीं हो गया। ब्लड प्रेशर, यस, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कोई आपकी आर्टरी फट जाएगी, हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, पीएच, आपकी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है, ये एसिडिटी, आपकी बॉडी में एसिडिटी अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी सिग्नल ब्रेन को जाएंगे। हार्मोन लेवल्स, डिफरेंट जो केमिकल्स, हार्मोन्स, मैसेंजर्स जो आपके ग्लैंड्स जो पैदा करते हैं वो भी जाते हैं मैसेज लेके। ठीक है, तो ये सारी इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये सारे स्टिमुलस हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे दे आर ऑल स्टिमुलाई that can be detected by a receptor cell to initiate nerve impulse। ये जितने स्टिमुलाई हैं इनको पहले रिसेप्टर सेल एक्सेप्ट वो लेता है इंफॉर्मेशन, फिर वो रिसेप्टर सेल आगे न्यूरॉन को देता है और वो आगे जाती है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो हीट की दी हुई है, वो हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर, हीट एंड कोल्ड दोनों टेम्परेचर में आ जाते हैं। प्रेशर, यस, एंड साउंड वेव्स, वो भी हमने लाउड साउंड पढ़ लिया, प्रेशर भी पढ़ लिया। ट्रेस द सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन in the working model of the nervous system from stimulus to effector response। कहता है जी आप सीक्वेंशियल फ्लो को ट्रेस करें। सीक्वेंशियल लफ्ज टीचर्स भी समझ लें और बच्चों को सुनाएं। सीक्वेंस से है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और इन ऑर्डर, तरतीब में सबसे पहले क्या आएगा, स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद क्या आएगा, रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद आएगा सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद क्या आएगा, इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन के बाद क्या आएगा, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद क्या आएगा, इफेक्टर, इफेक्टर के बाद क्या आएगा, रिस्पॉन्स। बस ये आपने सिक्वेंशियल फ्लो इंफॉर्मेशन का ट्रेस कर लिया। ठीक है, दोबारा सुन लें। सबसे पहले स्टिमुलस आपने फील किया, हीट या टेम्परेचर या प्रेशर जो भी, या पेन, ये है स्टिमुलस। उसके बाद ये फील किसने किया है, रिसेप्टर ने, रिसेप्टर ने ये मैसेज किसको दिया है, सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन ने किसको दिया है, इंटरन्यूरॉन को, इंटरन्यूरॉन ने किसको दिया है, मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने किसको दिया है, मसल्स को, जिनको आप इफेक्टर्स कहते हैं। और मसल्स ने क्या किया है, उन्होंने आगे रिस्पॉन्ड किया है, रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने अमल किया है, बॉडी को मूव किया है, लाइक हैंड को विथड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये पूरा एक सीक्वेंशियल फ्लो है, ये एक लूप है जो मैंने आपको बना के बता दी, यही आगे उसने बताया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंपेयर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस यूजिंग यूनिक बिहेवियरल एग्जांपल्स। जी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या फर्क है, देखें। वॉलंटरी एक्शन हम पढ़ चुके हैं, कॉन्शियस थिंकिंग के बाद जो एक्शंस आप करते हैं, स्पीकिंग, ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, मूविंग योर हैंड्स, ये जिस तरह मैं इस वक्त वो कर रहा हूं। ठीक है, राइटिंग, ये आप सोच समझ के फैसला करता है आपका ब्रेन, तो फिर आप ये एक्शंस करते हैं, ये हैं वॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो सोचे समझे बगैर, जैसे मैंने कहा आपको कि मेडुल्ला ऑब्लोंगाटा जो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन और ब्लिंकिंग ऑफ आईज। आपकी आंख झपक रही होती है, बच्चे की आंख झपक रही होती है, वो जानबूझ के सोच समझ के झपकता है, नहीं, ऐसे ही झपक रही है, आपको पता ही नहीं है, देखने वाला देखता है कि ब्लिंकिंग ऑफ आई हो रही है, इस बंदे की आंख झपकी है, आपको पता ही नहीं है कि मेरी आंख झपकी, क्योंकि आप सोच समझ के फैसला करके वो उसको ब्लिंक नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली हो रही। तो वो एक्शंस जो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, और वो एक्शन जो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहे, आपने कॉन्शियस थिंकिंग के बाद ब्रेन में उनको प्रोसेस करने के बाद एक्शन लेते हैं,
वो वॉलंटरी एक्शंस, ठीक। तो ये वॉलंटरी एक्शंस बता दिया उसने। बॉडी एक्शंस परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस मेंटल कंट्रोल आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, क्लैपिंग, ईटिंग, ये वॉलंटरी एक्शंस हैं जो आप सोच समझ के करते हैं। इनवॉलंटरी बॉडी एक्शंस परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्शियस थॉट प्रोसेसेस। कॉन्शियस थॉट प्रोसेस, बगैर आप अपने थॉट प्रोसेस को यूज किए हुए जो 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 एक्शन आपकी बॉडी कर रही होती है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन। लास्ट क्वेश्चन है जी, एनालाइज अ रिफ्लेक्स आर्क by naming its 5 essential sequential components from the site of stimulation to the final physical reaction। ये मैं पहले बता चुका हूं। उसने रिफ्लेक्स आर्क उसने कहा बनाए हैं, आप उसको एनालाइज करें और उसके 5 जो कंपोनेंट्स हैं उनको सिक्वेंशियली लिखें, स्टेप बाय स्टेप लिखें, तरतीब में, ठीक है ना। अच्छा, अब जो फिजिकली चीजें हैं नजर आती वो तो 5 ही हैं। जो स्टिमुलस है, हीट है, वो आपको नजर नहीं आती, और वो जो रिस्पॉन्स भी है वो भी आपकी बॉडी परफॉर्म करती है, मगर वो जो काम आप कर रहे होते हैं वो काम तो कोई नजर नहीं आ रहा होता ना। तो इसलिए उसने 5 पार्ट्स कहा। सबसे पहला कौन सा है? रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स, ठीक होगा जी। तो ये 5, ये उसने कहा कि इनका आप जो रिफ्लेक्स आर्क है उसको एनालाइज करें। ये ले, एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूं। रिसेप्टर, मसलन रिफ्लेक्स आर्क, जब वो रिफ्लेक्स आर्क कहता है इसका मतलब जब डिसीजन आपकी स्पाइनल कार्ड में ही हो जाता है या मेडुल्ला ऑब्लोंगाटा में ही हो जाता है, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और वो जो लूप बनता है, वो जो पाथवे है, जो रास्ता है, वो रिफ्लेक्स आर्क है। अब आपके जब जब आपने टेम्परेचर महसूस किया, हीट महसूस की, तो सबसे पहले रिसेप्टर्स जो है उसने कहा थर्मो रिसेप्टर्स इन स्किन डिटेक्ट हीट ऑब्लिक स्टिमुलस। अब ये याद रखना, फिर यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स लिखा है, ये आपकी बुक की वजह से लिखा है। थर्मो रिसेप्टर्स रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये बताते हैं कि ये चीज ठंडी है और ये गर्म है। फौरी आपने चाय का कप जो है वो थोड़ा सा गर्म है, आपने उसको हाथ लगाया, इतना गर्म नहीं है कि आप फौरन हाथ विदड्रॉ कर रहे हैं, नो। तो वो टेम्परेचर जो बेशक कम हो, कोल्ड या हॉट, जो सिर्फ आप महसूस करते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, उस टेम्परेचर को जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं उनको थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। जो रिफ्लेक्स आर्क बनती है और जो रिफ्लेक्स एक्शन पैदा होता है वो थर्मो रिसेप्टर्स से नहीं होता, उन रिसेप्टर्स का नाम है नोसिसेप्टर्स, NOCICEPTORS, नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर ये आपके लेवल की बात नहीं है, ये एडवांस लेवल की बात है। बेसिकली तो ये मेडिकल लेवल की MBBS जो करते हैं बच्चे, ये उनके लेवल की बात है। मगर ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है। आप कहीं इसको इसी तरह अगर याद कर लेंगे तो आपको कोई पढ़ा लिखा बंदा टोकेगा कि थर्मो रिसेप्टर्स जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन पैदा नहीं करते। वो आप गर्म कप को पकड़ लेते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप फौरन पीछे नहीं करते। तो वो वाला टेम्परेचर जो है वो थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। यस, अगर आपने आग के ऊपर अपना हाथ रख दिया तो वो जो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने वो, दैट इज इंजरी टू द टिश्यू एंड दैट इज पेन, वो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करेगा और वो रिसेप्टर्स जो हैं उनको नोसिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिसेप्टर आ गया जी।
इसने थर्मो रिसेप्टर्स लिखा है, मैं इसको नोसिसेप्टर्स कहता हूं। इन द स्किन, ये होते हैं स्किन के अंदर। डिटेक्ट हीट ओब्लिक स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस है, हीट है या आपने बर्फ का क्यूब जो है उसको पकड़ लिया है, आइस क्यूब। आगे उसके बाद अगला है सेंसरी न्यूरॉन, कैरीज इंपल्स फ्रॉम स्किन टू स्पाइनल कार्ड। अब स्किन में वो इंपल्स आ गई जब आपने आग के ऊपर हाथ रखा या गर्म चीज के ऊपर हाथ रखा या बहुत ठंडी चीज के ऊपर हाथ रखा, तो आपके स्किन में पहुंच गई, वहां से फिर न्यूरॉन चल पड़ा उस इंफॉर्मेशन को लेके, सेंसरी न्यूरॉन, उसको इंफॉर्मेशन को लेके वो स्पाइनल कार्ड में चला गया। अब इंटर न्यूरॉन आ गया। इंटर न्यूरॉन जो है आपका स्पाइनल कार्ड में है, प्रोसेसेस, वो प्रोसेस करता है सिग्नल इन स्पाइनल कार्ड एंड ट्रांसफर्स इट डायरेक्टली टू मोटर न्यूरॉन। अब उसने उसको प्रोसेस किया सिग्नल को, जो कि ये सेंसरी न्यूरॉन लेके आया था। इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कार्ड में था, उसने उसको प्रोसेस किया और किसको दे दिया वो मैसेज प्रोसेस करके, मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट्स कमांड। अब वो इंटर न्यूरॉन जो है वो इस पोजीशन में को हुक्म दे सकता है, उसने फैसला किया ना, उसने वो फैसला करके उसको मोटर न्यूरॉन को दे दिया और मोटर न्यूरॉन अब उसको ट्रांसमिट करता है, आगे भेजता है। कमांड का क्या मतलब होता है? हुक्म। कमांड इम्पल्स, ये कमांड इम्पल्स है, ये मैसेज जो है ये हुक्मिया मैसेज है। अवे फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड टू आर्म मसल्स, जो आर्म के मसल्स को जाता है, फिर वो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके, तो और एंड पे इफेक्टर्स आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और टू इमीडिएटली पुल द हैंड अवे, फिर वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां से पीछे आ जाता है। तो ये थी रिफ्लेक्स आर्क जो है उसके 5 पार्ट से किस तरह काम करते हैं। तो ये इसके साथ ही ये वाला लेक्चर भी खत्म हुआ और ये वाला आपका चैप्टर लेसन 2 नर्वस सिस्टम जिसका टाइटल है ये भी खत्म हुआ। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें और ये बात नोट कर लें कि आप मेरे ये 7 के 7 लेक्चर सुनेंगे तो इस चैप्टर में से नंबर ले सकेंगे। मैं वो टिपिकल जो रोट लर्निंग है और क्रैमिंग है उसकी बेस पे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप फेल हो जाएंगे, इसलिए आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।